हाय फ्रेंड्स, पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीडीएलएड 2019-21 बैच के तृतीय सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत लघु उत्तरीय प्रश्नों की आज सीरीज हम लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज का पहला प्रश्न है, बाबर के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, बाबर के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं। नंबर 1, बाबर साहित्य के प्रति रुचि रखता था। नंबर 2, बाबर को बागवानी का अत्यधिक शौक था। नंबर 3, बाबर मदिरा पान का शौकीन नहीं था। नंबर 4, बाबर पूर्णतया धार्मिक विचारों का था। अगला प्रश्न है, बाबर के पुत्रों के नाम लिखिए। उत्तर है, बाबर के पुत्रों के नाम हैं हुमायूं, कामरान मिर्ज़ा, हिंदल, अहमद, शाहरुख। अगला प्रश्न है, पानीपत का युद्ध किसके मध्य हुआ। पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे। उत्तर है, पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में, बाबर का 1526 ईस्वी में दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी से सामना हुआ। बाबर के पास अच्छी बंदूकें और बारूदी तोपें थी, जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। बाबर के पास प्रशिक्षित सेना व कुशल घुड़सवार थे, जिन्हें अनेक युद्धों का अनुभव था। उसने अपनी सेना का कुशलता से संचालन किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर की विजय हुई तथा दिल्ली और आगरा तक का सारा प्रदेश उसके अधीन हो गया। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, इसके क्या परिणाम हुए। उत्तर है, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच हुआ। इसमें मराठा हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। इसमें काफ़ी लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें मराठों की ओर से 45,000 से 60,000 सैनिक थे। इससे मराठों का प्रभुत्व कम हुआ। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि पंजाब के आक्रमण से अहमद शाह अब्दाली का भारत में आगमन हुआ। इस युद्ध में पहली बार छापामार युद्ध पद्धति के स्थान पर खुले रूप से मैदान में युद्ध हुआ, जिससे कि मराठा अभ्यस्त नहीं थे। अतः इस युद्ध में उच्च कोटि के मराठा सैनिकों एवं पेशवारों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस तरह मराठों का पतन हुआ एवं अंग्रेजों को साम्राज्य विस्तार का अवसर प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। उत्तर है, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 ईस्वी में हुआ था। राणा सांगा का पूरा नाम संग्राम सिंह था। बाबर ने फतेहपुर सीकरी आगरा से 30 मील की दूरी पर खानवा नामक स्थान पर राणा सांगा को युद्ध में हरा दिया। सन 1528 ईस्वी में चंदेरी के शासक मेदिनी राय को तथा अफगान सरदारों को 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। सन 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर एक उच्च कोटि का साहित्यकार भी था। उसने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी नामक पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी। उत्तर है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला बाबर मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना के शासक का पुत्र एवं तैमूर का वंशज था। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना। उस समय उसकी उम्र 11 वर्ष की लगभग थी।
बाबर महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को जीतना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया तथा वहां से भारत की ओर आकर्षित हुआ। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पतन की ओर थी तथा इनमें से कोई राज्य ऐसा नहीं था जो देश की रक्षा के लिए इन सब को एक सूत्र में बांधकर नेतृत्व कर सकता हो। पूरे देश में स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया था, अतः राजनीतिक दशा ठीक नहीं थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं कौन था? उत्तर है, हुमायूं बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को अफगान गुजरात के शासक बहादुर शाह तथा शेर शाह से चुनौती मिली। उसके सगे संबंधी भी उसके लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने उसके शत्रुओं का ही साथ दिया। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने पुनः अपने साम्राज्य को किस प्रकार प्राप्त किया? उत्तर है, शेर शाह द्वारा स्थापित साम्राज्य दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता गया। हुमायूं ने इस कमजोरी का लाभ उठाया और दिल्ली की गद्दी पुनः प्राप्त करने की कोशिश की। फारस के शासक की सहायता से कंधार को जीत लिया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब को जीतकर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी कौन था? उत्तर है, शेर शाह सूरी बिहार की एक छोटी सी जागीर के अफगान सरदार का पुत्र था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। एक बार उसने अपने मालिक की जान शेर से बचाने के लिए शेर को मार डाला था। तभी से फरीद का नाम शेर खा पड़ा गया। शासक बनने के बाद वह शेर शाह नाम से पुकारा गया। शेर शाह ने जौनपुर में अरबी, फारसी, इतिहास और साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। शेर शाह बाबर की सेना में भर्ती हुआ था, इस कारण उसे मुगलों की सैन्य संगठन का अच्छा ज्ञान था। धीरे धीरे शेर खां ने बिहार में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और संपूर्ण बिहार का शासक बन गया। अगला प्रश्न है, शेर शाह दिल्ली का शासक कैसे बना था? उत्तर है, चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेर शाह 1540 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। अगला प्रश्न है, शेर शाह द्वारा किए गए राजस्व संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, शेर शाह ने प्रजा की भलाई का पूरा ध्यान रखा। उसने राजस्व संबंधी कई सुधार किए। वह किसानों का हितैषी था। उसने भिन्न भिन्न भूमि के लिए भिन्न भिन्न कर निश्चित किया। किसानों को भूमि का आवंटन अस्थायी रूप से किया। कर का निर्धारण उपज की किस्म देख कर किया गया जाता था। उसने अपने शासनकाल में सड़कों पर भी बहुत ध्यान दिया। किसान भूमि का विवरण लिखित रूप से सरकार को देते थे, जिसे कबूलियत कहा जाता था। सरकार से सीधे संबंध होने के कारण किसानों का उत्पीड़न बंद हो गया। कर टैक्स नकद रूप में दिया जाता था। अकाल या संकट के कारण फसल का नुकसान होने पर सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं और शेर शाह के मध्य युद्धों का क्या परिणाम हुआ? उत्तर है, हुमायूं तथा शेर शाह के मध्य युद्ध। पहला है चौसा का युद्ध। हुमायूं शेर शाह के बढ़ते हुए प्रभाव से सशंकित था, अतः उसने शेर शाह को नियंत्रित करने का निश्चय किया। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेर शाह की ओर बढ़ा। 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर दोनों में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। उसने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। दूसरा है कन्नौज का युद्ध। शेर शाह अफगानों की खोई हुई सत्ता को पुनः स्थापित करना चाहता था, अतः 1540 ईस्वी में कन्नौज में हुमायूं और शेर शाह का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय हुई और शेर शाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर शेर शाह सूरी के नाम से शासन किया। हुमायूं सिंध के रास्ते होते हुए फारस चला गया।
विपदा के दिनों में उसे अमरकोट के राजपूत राजा वीर साल ने संरक्षण दिया। अमरकोट में ही 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, प्रजा की भलाई के लिए शेरशाह ने क्या किया? उत्तर है, शेरशाह ने सोनारगांव बंगाल से पेशावर के लिए ग्रांड ट्रंक रोड तथा बुरहानपुर और जौनपुर को दिल्ली से जोड़ने वाली सड़कें बनवाई। इससे यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार हुआ तथा व्यापार को बढ़ावा मिला। सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए, सराय तथा कुएं बनवाए। उसने शिक्षा के लिए मदरसे व मकतब भी खुलवाए। अगला प्रश्न है, अकबर का सामान्य परिचय दीजिए। उत्तर है, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। सन 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर की उम्र केवल 13 वर्ष की थी। पिता की मृत्यु से अकबर बहुत दुखी हुआ। बैरम खां ने उसे धैर्य बंधाया और कलनौर नामक स्थान पर 1556 ईस्वी को उसका राज्याभिषेक कर दिया। 1560 ईस्वी में अकबर ने स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना प्रारंभ किया। उसने 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा तथा 1563 ईस्वी में तीर्थयात्री कर समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में हिंदुओं से लिया जाना वाला जजिया कर समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और कहाँ किसके मध्य हुआ था? उत्तर है, अफगान शासक हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इसे मुक्त कराने के लिए हेमू के साथ युद्ध हुआ। लड़ते समय एक तीर हेमू की आंख में लगा। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। हेमू को पकड़ लिया और मार डाला, अतः उसकी पराजय हुई। पंजाब, आगरा तथा दिल्ली अकबर के अधिकार में हो गया। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनाई? उत्तर है, अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब और कहाँ किसके मध्य हुआ? उत्तर है, यद्यपि राजपूताने के अधिकांश भाग पर अकबर का अधिकार हो गया, लेकिन मेवाड़ का बड़ा भाग राणा प्रताप के अधीन था। अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 1576 ईस्वी में राणा प्रताप और मुगल सेना का हल्दी घाटी के मैदान पर युद्ध हुआ। राणा प्रताप के जीवन काल में अकबर का संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार न हो सका। सन 1597 ईस्वी में राणा प्रताप की मृत्यु के बाद मुगलों का संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार हो गया। अगला प्रश्न है, गुजरात और बंगाल विजय से राज्य को क्या लाभ हुआ? उत्तर है, गुजरात और बंगाल की विजय से अरब, यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार होने लगा, जिससे राज्य की आमदनी बढ़ी। अगला प्रश्न है, चांद बीबी कौन थी? उत्तर है, चांद बीबी अहमदनगर की रानी थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया? अथवा सम्राट अकबर की राजपूत नीति की समीक्षा कीजिए। उत्तर है, अकबर एक चतुर सम्राट था। वह जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना न तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता है और न ही साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रख सकता है। इसके लिए उसने अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया। इनमें अधिकांश राजपूत राजा थे, जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध तथा व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। राजपूतों के लिए
उसने अपनी अलग से नीति निर्धारित की। उसने राजपूत राजाओं से दोस्ती कर श्रेष्ठ एवं स्वामी भक्त राजपूतों को अपनी सेवा में लिया, जिससे मुगल साम्राज्य काफ़ी दिन तक जीवित रहा। अकबर ने भगवान दास, राजा मान सिंह, बीरबल एवं टोडरमल जैसे राजपूत राजाओं को उच्च मनसब प्रदान किए। अकबर ने आमेर, बीकानेर, जैसलमेर की राजकन्याओं से विवाह किए। इस प्रकार अकबर का एक अस्थायी और शक्तिशाली विस्तृत साम्राज्य की कल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिन राजपूतों ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, उनके विरुद्ध उसने युद्ध किए। कई राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु मेवाड़ के राणा प्रताप ने सर झुकाने से इनकार कर दिया और जल्दी ही अकबर की सेना और राणा का सामना सन 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में हुआ। अकबर अन्य धर्मों के प्रति उदार था। उसने सर्वमान्य धर्म दीन इलाही की स्थापना की। उसने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना प्रार्थना गृह बनवाया, जहां वह सभी धर्मों के लोगों के साथ धार्मिक चर्चा करता था। सन 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, जहांगीर कौन था? जहांगीर अकबर का पुत्र था। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। उसका बचपन का नाम सलीम था। अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खानखाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से सन 1605 ईस्वी में आगरा में हुआ था। अगला प्रश्न है, नूरजहां कौन थी? उत्तर है, नूरजहां तेहरान निवासी ग्यास बेग की पुत्री थी। उसका बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। उसका पहला विवाह शेर अफगान नामक एक ईरानी के साथ हुआ था। उसकी बुद्धि और सुंदरता के कारण जहांगीर द्वारा उसे नूरजहां की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है, शाहजहां कौन था? उत्तर है, जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा। उसका सिंहासनारोहण 1628 ईस्वी में आगरा में हुआ। शासक बनते ही उसने खानजहां लोधी का विद्रोह, बुंदेलखंड तथा नूरपुर के जमींदार जगत सिंह के विद्रोहों का दमन किया। उसने पुर्तगालियों से भी युद्ध कर उन्हें खदेड़ दिया। उसने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से दक्षिण भारत के अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर पर आक्रमण किए। मराठों के साथ मुगल सेना का संघर्ष हुआ। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि प्रदान की और क्यों? उत्तर है, दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। इस उपलब्धि के कारण ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो कौन था? वह भारत क्यों आया? उत्तर है, सर टॉमस रो इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत था। सम्राट ने उसे भारत में व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भेजा था। उसने जहांगीर से अंग्रेज़ों के लिए भारत से व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की। अगला प्रश्न है, शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? उत्तर है, शाहजहां को स्थापत्य कला में विशेष रुचि थी। उसने आगरा में ताजमहल का निर्माण अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया। आगरा में मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, उसमें दीवान खास और दीवान आम और जामा मस्जिद आदि इमारतों का निर्माण कराया। मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस शाहजहां ने बनवाया था। इसकी संरचना बहुमूल्य रत्नों एवं कोहिनूर हीरे से की गई थी। यह एक सुनहरे रंग का खाट के रूप का था। इसमें मीनाकारी किए हुए 12 खंभे थे तथा प्रत्येक खंभे पर 2 मयूर थे, जिसके बीच
वृक्ष पर हीरा, पन्ना, मोती एवं लाल मणियों आदि से नक्काशी की गई थी, जिसे बाद में सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह लूट कर ईरान ले गया। मुगल शासन के अधीन भारत में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य एवं संगीत का विकास हुआ। इस दृष्टि से मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का सामान्य परिचय दीजिए। उत्तर है, औरंगजेब मुगल सम्राट शाहजहां का तीसरे नंबर का पुत्र था। उसका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में दाहोह में हुआ था। औरंगजेब 1658 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। औरंगजेब ने सत्ता संभालते हुए निम्न परिवर्तन किए। औरंगजेब ने तड़क भड़क का परित्याग करके सादगी का जीवन अपनाया। दूसरा है, मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर रोक लगा दी। तीसरा है, जन आचरण पर नज़र रखने एवं अनैतिकता को रोकने हेतु मुहतसिम नियुक्त किए। दरबार में नृत्य और संगीत पर रोक लगाई, किंतु संगीत को राज्य में प्रतिबंधित नहीं किया। उसके द्वारा जारी सिक्कों पर से कलमा हटवा दिया गया। जनता पर लगे लगभग 80 करों को हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति के विषय में लिखिए। उत्तर है, औरंगजेब को राजपूतों का भी सामना करना पड़ा। यद्यपि उसे स्वयं राजगद्दी प्राप्त करने में अनेक राजपूत सरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ था। उसने राजपूत राजा जय सिंह तथा जसवंत सिंह आदि को उच्च पद तथा मनसब प्रदान किए, किंतु मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उस राज्य के उत्तराधिकार के पद को लेकर औरंगजेब तथा राजपूतों के संबंध खराब हो गए। अतः राजपूत मुगलों के विरुद्ध हो गए, जिसका मुगल साम्राज्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन में किस सीमा तक औरंगजेब उत्तरदायी था? उत्तर है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब ने भी कुछ सीमा तक उत्तरदायी था। औरंगजेब की धार्मिक नीति ने हिंदुओं को शासन का दुश्मन बना लिया था। कृषि और व्यापार में अपेक्षाकृत उन्नति नहीं हुई। औरंगजेब का अधिकांश समय दक्षिण भारत के युद्धों में ही व्यतीत हुआ। उत्तर की ओर वह पर्याप्त समय नहीं दे सका। कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी। उनके खर्चों के अनुरूप लगान प्राप्त नहीं होता था। अधिक वसूली के प्रयास से असंतोष उभरा। राजनीतिक अस्थिरता भी अमीरों को स्वतंत्र घोषित करने के लिए प्रेरित कर रही थी। औरंगजेब मराठों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा। अगला प्रश्न है, मुगलों के पतन के कारण के रूप में आर्थिक संकट का वर्णन कीजिए। उत्तर है, उस समय धनवान एवं निर्धनों में भेद स्पष्ट रूप से था। यह भेद सामाजिक एकता में बाधक था। इस काल में कृषि, व्यापार, उत्पादन आदि क्षेत्रों में वृद्धि बढ़ती मांग एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं थी। कृषि एवं व्यापार के क्षेत्र में यथासंभव उन्नति हो चुकी थी, अब और अधिक संभव नहीं थी। मनसबदार भी अधिकाधिक वसूली करने लगे, इससे असंतोष भड़कने लगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने मुहतसिम की नियुक्ति क्यों की थी? उत्तर है, औरंगजेब ने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा नैतिकता को रोकने व जन आचरण पर नज़र रखने हेतु मुहतसिब नियुक्त किए। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की धार्मिक नीति के क्या परिणाम हुए? उत्तर है, औरंगजेब ने जाटों, सिखों, उत्तर पश्चिम के पठानों, राजपूतों, मराठों, मेवात तथा नारनौल के सतनामियों से लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। जाटों से संघर्ष 1669 से 1691 तक चलता रहा।
औरंगजेब के समय तक मुगलों तथा सिखों के संबंध काफ़ी बिगड़ गए। सिखों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसे रोकने के लिए पंजाब के मुगल अधिकारियों व सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। मुस्लिम से ज़कात धार्मिक कर लिया जा रहा था। गैर मुस्लिमों से जजिया कर की पुनः वसूली प्रारंभ की गई। औरंगजेब के समय पठान अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे। अतः सन 1678 ईस्वी में कूटनीति एवं दमनकारी नीति अपनाकर औरंगजेब ने इनका विद्रोह समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बताइए। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। उत्तर है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाने का प्रयत्न किया। परिणाम स्वरूप हिंदू उसके विरुद्ध हो गए। उसके शासनकाल में बुंदेलों, सिखों, जाटों, मराठों, राजपूतों ने विद्रोह किए और मुगल साम्राज्य को अपार क्षति पहुंचाई। औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब ने लगभग 49 वर्ष तक शासन किया। उसने अपने शासन के 25 वर्ष दक्षिण में ही व्यतीत किए। दक्षिण में हुए विद्रोह के दमन में अपार धन राशि व्यय हुई। दक्षिण में लगातार रहने के कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान न दे सका। परिणाम स्वरूप दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बनकर रह गया और कुचक्र एक नियम औरंगजेब को जीवन पर्यंत मराठा शक्ति का सामना करना पड़ा। अथक प्रयासों के बाद भी वह कभी भी मराठा शक्ति को पूर्णतः दबा नहीं पाया। लगातार युद्ध रत रहने के कारण उसका साम्राज्य आर्थिक समस्याओं से घिर गया, प्रशासन छिन्न भिन्न हो गया। ऐसी स्थिति में साम्राज्य का पतनोन्मुख होना असंभवी था। अयोग्य सम्राट। औरंगजेब के पश्चात जितने भी सम्राट हुए वे अयोग्य थे। वे अपनी आपसी समस्याओं से भी इतने घिरे रहते थे कि अन्यत्र कहीं ध्यान ही नहीं दे पाते थे। उत्तराधिकार का नियम न होना मुगल सम्राटों के लिए सिरदर्द बना रहा। उत्तराधिकार के नियम का अभाव। उत्तराधिकार के नियम का अभाव के कारण सम्राट की मृत्यु के पश्चात पुत्रों के मध्य गद्दी प्राप्त करने के लिए गृह युद्ध होता था। पारस्परिक संघर्ष के कारण मुगल साम्राज्य की अत्यधिक क्षति होती रही और मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख हो चला। साम्राज्य की विशालता। मुगल सम्राटों ने लगातार मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। औरंगजेब के शासनकाल तक साम्राज्य इतना विशाल हो गया था कि उस पर व्यवस्थित तरीके से शासन करना अत्यंत ही दुष्कर था। औरंगजेब के पश्चात कोई भी मुगल सम्राट इस विशाल साम्राज्य की सुरक्षा न कर सका। मराठों का उत्थान। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उत्थान हुआ। इस बढ़ती हुई शक्ति को औरंगजेब अथक प्रयासों के बावजूद भी न दबा सका। मराठे जीवन पर्यंत औरंगजेब के लिए सिरदर्द बने रहे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात तो मराठों की शक्ति को दबाना मुगल सम्राटों के लिए असंभव हो गया। सैयद बंधुओं का उत्थान। सैयद बंधुओं के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण मुगल सम्राट उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गए थे। इससे मुगल सम्राट के सम्मान को अत्यधिक ठेस पहुंची और उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। अगला प्रश्न है नूरजहां, मकबरा तथा कोहिनूर शब्दावलियों के शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर ने उसकी सुंदरता के कारण उसे यह उपाधि दी थी। मकबरा बादशाहों की कब्र के ऊपर बना स्मारक है। कोहिनूर
मयूर सिंहासन में जड़ा हुआ बहुमूल्य हीरा है। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन साहित्य के विकास पर प्रकाश डालिए। उत्तर है साहित्यिक जीवन। मुगल काल शासन स्वयं साहित्य एवं कला प्रेमी सम्राट थे। फलतः इनके शासनकाल में साहित्य एवं कला की अभूतपूर्व उन्नति हुई। मुगल वंश का संस्थापक बाबर स्वयं तुर्की एवं फारसी का बड़ा विद्वान था। बाबरनामा उसकी प्रसिद्ध रचना है। मुगल काल में फारसी ग्रंथों की रचनाओं का बाहुल्य रहा। इस काल में अनेक हिंदी एवं संस्कृत के ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा एवं आईने अकबरी आदि इस काल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। शाहजहां के शासनकाल में भी साहित्य की पर्याप्त उन्नति हुई। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि पंडित जगन्नाथ शाहजहां के राजकवि थे। इन्होंने रसगंगाधर तथा गंगा लहरी नामक प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। इसके अतिरिक्त संत तुलसीदास ने रामचरितमानस तथा भूषण मतीराम जैसे हिंदी के महान कवियों ने श्रेष्ठ रचनाएं की। निसंदेह इस काल में हिंदी, उर्दू व फारसी भाषाओं का पर्याप्त विकास हुआ एवं उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाओं का सृजन हुआ। महाभारत का अनुवाद बदामुन तथा राज्यनामा नाम से किया गया। अगला प्रश्न है, मुगल काल को साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है मुगल काल में साहित्य का निर्माण विभिन्न भाषाओं में हुआ। नवीन रचनाओं और अनुवाद दोनों ही दृष्टि से इस समय में महत्वपूर्ण कार्य हुआ। फारसी, संस्कृत, हिंदी आदि का अतिरिक्त उर्दू भाषा का विकास भी इस काल में हुआ। फारसी साहित्य में मुख्य स्थान ऐतिहासिक पुस्तकों एवं आत्मकथाओं का है, जिनमें बाबर की आत्मकथा तुज़के बाबरी, अबुल फजल का अकबरनामा और आईने अकबरी, गुलबदन बेगम की हुमायूंनामा आदि हैं। विभिन्न बादशाहों और सरदारों द्वारा लिखे गए पत्र भी फारसी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हिंदी साहित्य में पद्मावत, मुगावत नामक दो श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना हुई। संस्कृत में फारसी प्रकाश का कोश तैयार किया गया है। इस काल में अनेक विद्वानों ने धार्मिक साहित्य और वीर गाथाओं का निर्माण किया। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। इसी प्रकार आगे हम यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट प्राइमरी, सुपर टेट जूनियर की परीक्षाओं की तैयारी भी आगे हम कराएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।